बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? हाँ जी। इस वीडियो के अंदर हमने जो सीखना है वो सीखना है पे बैक पीरियड। ठीक है। पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में सीखते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जी भाई, पे बैक पीरियड का लफ्जी मतलब जो ये है ना, कि अगर आप कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब कहीं पैसा लगाते हो, बिजनेस शुरू करते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो इसको आप बोलोगे आउटफ्लो, मतलब आपका पैसा लगा। ठीक है। अज्यूम करते हैं आपने 6 लाख रुपए लगा दिया। अब जैसी जहरी सी बात है, आपने 6 लाख रुपए लगाया एक ही दिन में, रातों रात तो 6 लाख वापस नहीं आ जाएगा, पे बैक नहीं होगा, बल्कि एक टाइम लगेगा। 6 लाख रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, उसे पे बैक पीरियड कहते हैं। अज्यूम करते हैं आप हर साल 1 लाख रुपया कमाते हो, ठीक है, जिसे आप कह सकते हो इनफ्लो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपका 6 लाख कितने सालों में वापस पूरा हो जाएगा, पे बैक हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि 6 लाख को आप 1 लाख पे डिवाइड कर दोगे। ये जो इनफ्लो है ना, ये हर साल का है, ये एनुअल है, तो आपका आंसर आएगा 6 ईयर्स। तो पे बैक पीरियड इज 6 ईयर्स। तो पे बैक पीरियड का लफ्जी मतलब क्या है कि कोई भी बिजनेसमैन या आप जो पैसा लगाओगे, कितने टाइम में वापस वो वाले पैसे रिकवर हो जाएंगे, उसे पे बैक कहते हैं। ठीक है। तो पे बैक का जो पेपर में क्वेश्चन आपको आ सकता है, वो 3 तरह से आ सकता है। एक, कि अगर आपने सपोज दैट कि हम पे बैक को देखते हैं, तो पे बैक का लफ्जी मतलब क्या हुआ? पे बैक का लफ्जी मतलब हुआ कि कितने सालों के अंदर आप लोगों का पैसा रिकवर हो जाएगा, जो आपने पैसा लगाया है वो कितने सालों में वापस मिल जाएगा। बाकी तो फिर आपका प्रॉफिट मिलता रहेगा ना, वो तो फिर जब तक आपका बिजनेस है तब। तो पे बैक के अंदर मेरे भाई, सबसे पहले आपने ये देखना है, सबसे पहला केस पे बैक में, सबसे पहला केस, कि अगर आपका इनफ्लो, इनफ्लो को आप प्रॉफिट भी कह सकते हो, इनफ्लो को आप यील्ड भी कह सकते हो, इनफ्लो को आपको गेन भी कह सकते हो, किसी भी नाम से इनफ्लो आ सकता है। ठीक है। अगर वो इवनली थ्रू आउट द ईयर, इवन हो, इवन, या जिसे आप कहते हैं कांस्टेंट हो। ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है पे बैक का। हर साल एक जैसा अगर आपको कैश फ्लो मिल रहा हो, उसका फार्मूला बन जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब आउटफ्लो, जितने आपने पैसे लगाए, डिवाइडेड बाय पर ईयर इनफ्लो या एनुअल इनफ्लो। ठीक है। अज्यूम करते हैं कि अगर आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने की, इनिशियली आपने जो पैसा लगाया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने 15 लाख की। ठीक है। और एनुअल इनफ्लो, एनुअल गेन या एनुअल इनफ्लो इज ₹350,000। तो पता है पे बैक पीरियड आंसर क्या आएगा? पे बैक इज इक्वल टू 1500,000 डिवाइडेड बाय 350,000। जो भी आंसर आएगा वो ईयर्स फॉर्म में आएगा। कर लो जनाब, 15 लाख डिवाइडेड बाय 350,000, 4.28, 4.29 कर लो, 29 ईयर्स। अगर मंथ में सवाल आ जाए, वो तो आपको पता है ना कि मंथ में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कि अगर इनकेस मंथ में आता है
तो 4 years एंड 0.29 मल्टीप्लाइड बाय 12, 0.29 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तकरीबन 3 महीने बन रहे हैं, 3 से 4 महीने, 3.5 मंथ। ये तो है कि अगर आपने मंथ में कन्वर्ट करना, वैसे आपका आंसर है 4.29 इयर्स। अगर मंथ में से वो जवाब दिया गया होगा तो आपने क्या करना है, 4 साल पूरे, और जो पॉइंट के अंदर आंसर होता है उसको 12 से मल्टीप्लाई करके वो हमारे मंथ बनेंगे। गॉट इट? तो जनाब अगर तो आपका आउटफ्लो और हर साल एक जैसा कैश फ्लो है, इनफ्लो है, तो आपने सिंपल क्या करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देना है पर ईयर इनफ्लो के ऊपर। समझ लगी? आगे चलते हैं। एक सवाल ऐसे रैंडमली लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट की है 25 लाख, एनुअल इनफ्लो है, एनुअल कैश फ्लो सपोज दैट आपका 8,70,000 हर साल। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मोस्टली ये रेंट आउट जो प्रॉपर्टी करते हैं उसमें इस तरह के फिक्स कैश फ्लो होते हैं, या आपने को गाड़ी लेकर रेंट पे दी हुई है उसके फिक्स कैश फ्लो हो सकते हैं। तो पे बैक पीरियड अगर आपसे कोई पूछे तो पे बैक पीरियड का तरीकाकार क्या होगा, पे बैक इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड, टोटल कैश फ्लो पे नहीं कर देना, कैश फ्लो पर ईयर, और अगर फिक्स है तो, अगर अनइवन है मतलब डिफरेंट है तो फिर नहीं, फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो 8,70,000, हाँ जी, करो जरा 25 लाख को 8,70,000 पे डिवाइड कर दो, 25 लाख डिवाइडेड बाय 8,70,000, 2.873, 2.87, और अगर मंथ में देखेंगे तो 2 years एंड 0.87 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ, तो 0.87 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो 10 महीने और कुछ टाइम बनता है 10 मंथ। ठीक होगी बात? मोस्टली ना ईयर्स में ही आंसर होता है, यहां तक ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। गॉट इट? चलो जी, नेक्स्ट। अब दूसरा केस, टोटल 3 केस है। दूसरा केस, अगर अनइवन कैश फ्लो होंगे तो क्या करेंगे? अनइवन कैश फ्लो, अज्यूम करते हैं कि आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मतलब आउटफ्लो सपोज करते हैं 4 लाख, इनफ्लो ईयर 1 में 1 लाख, ईयर 2 में 180,000, ईयर 3 में 150,000, ईयर 4 में 200,000, ऐसे अगले साल भी जाएगा, लेकिन हमने देखना है कि अगर अनइवन कैश फ्लो होंगे तो हमने पे बैक पीरियड कैसे फाइंड करना है। हाँ जी, तो इसके ना 1-2 तरीके होते हैं, वो तरीके देख लें। सबसे पहला तरीका, एक ही तरीका है, उसी तरीके से करवा देता हूं, आपको आसान लगेगा। आपने यहां पर लिख लेने अपने ईयर्स, ईयर शुरू करने 0 से, 0 1 2 3 4, और यहां पर लिख लेने कैश फ्लो। पहले साल जो कैश फ्लो है वो अगर आउटफ्लो होगा तो माइनस में लिख देना, और अगर इनफ्लो होगा तो प्लस में लिख देना। मतलब अगर आपने पैसे लगाए हैं, जिस साल भी लगाए हैं, और अगर एक ही साल में इनफ्लो भी आ रहा है और आउटफ्लो भी आ रहा है तो उनको नेट करके लिख देना। जैसे यहां पर आपने 4 लाख इन्वेस्ट किया तो यहां पर लिख देंगे 4 लाख,
और ये इन्वेस्ट किया तो ये आपका आउटफ्लो होगा, तो ब्रैकेट में लिख दें। फिर पहले साल आपका इनफ्लो हुआ 1 लाख, फिर 1,80,000, फिर 1,50,000 और फिर 2 लाख। ठीक है, दोबारा सुन लें, आउटफ्लो को ब्रैकेट में लिखेंगे, इनफ्लो को बगैर ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब माइनस। और अगर एक ही साल के अंदर कोई आउटफ्लो भी हो रहा हो और इनफ्लो भी हो रहा हो तो उसको नेट करके लिखना है। अगर इनफ्लो बड़ा है तो नेट करके इनफ्लो में आंसर दे देना, और अगर आउटफ्लो है तो नेट करके फिर माइनस में लिख देना, जैसे प्लस माइनस का सिंपल रूल है। फिर आपने कॉलम बनाना है कम्युलेटिव कैश फ्लो का। कॉलम बनाना है कम्युलेटिव कैश फ्लो, इसको आप CCF भी लिख सकते हैं, कम्युलेटिव कैश फ्लो, CCF। अब सबसे पहले आप लोगों ने एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी मीडियन के अंदर, याद होगा आप सबको। क्या तरीकाकार है, सबसे पहले वैल्यू एज इट इज लिखनी है 4 लाख माइनस में, फिर अगली वैल्यू उसके अंदर ऐड कर दो। तो 4 लाख नेगेटिव में 1 लाख ऐड किया तो हमारे पास आ गया 3 लाख, और वो भी माइनस में। जो आंसर आएगा उसमें अगली वैल्यू ऐड कर दो। तो 3 लाख नेगेटिव में मतलब -300,000 में +180 कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 120 और वो भी नेगेटिव। फिर आप -120 के अंदर प्लस कर दो 150, तो आपके पास आ जाएगा 30,000 पॉजिटिव। ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव आए, जैसे ही पॉजिटिव आए तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है छोटी सी या एस कुछ इस तरह से। ठीक है, ये सिर्फ लाइन ड्रॉ करना क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ओके, अब जरा टाइम देखें, देखिए 30,000 आपको एक्स्ट्रा आ गया है, 30,000 आपको एक्स्ट्रा आ गया है। आपको चाहिए था 1.5 लाख के बाद, क्योंकि 1,20,000 चाहिए था ना आपको, 1,20,000 चाहिए था, तो आपको मिल कितना गया, 1.5 लाख। चाहिए था 1,20,000, मिल गया 1,50,000। ओके होगी बात। तो इसका तरीकाकार क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपने पे बैक पीरियड लिखने का तरीका देख लें। पे बैक पीरियड सबसे पहले 2 साल, 2 ईयर तो एज इट इज आ जाएंगे, प्लस आपने जितने आपको चाहिए थे, लास्ट जितने आपको चाहिए थे 1,20,000 डिवाइडेड बाय आपको मिल कितने गए, 1,50,000। ओके की बात, आपको चाहिए थे 1,20,000, लास्ट पेमेंट देखनी है, लास्ट पेमेंट आपको कितनी चाहिए थी। ठीक है, और आपको मिल कितने गए, 1,20,000 की बजाय आपको मिल गया 1,50,000। ठीक होगी बात, खत्म। जब भी पॉजिटिव आ जाए, जब भी पॉजिटिव आ जाए या इवन के जीरो आ जाए, तो आपने एंड पे करना क्या है कि जितने आपको चाहिए थे डिवाइडेड बाय जितने आपको मिल गए। ओके होगी बात, चले। हाँ, अगर यहां पर आपका वो एग्जैक्ट आंसर 0 आ जाता तो फिर तो सिंपल खत्म हो जाती कहानी। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, पहले 2 इयर्स प्लस, करो जरा 1,20,000 को डिवाइड कर दो, 1,20,000 120,000 डिवाइडेड बाय 150,000, 0.8। तो ये हमारा आंसर 2 + 120 over 150। हाँ, अगर आपको इसको भी मंथ में कन्वर्ट करना है तो वो मंथ वाला वही तरीका कार है। ठीक है, कि 2 साल पूरे और 0.8 को मल्टीप्लाई कर दो आप 12 से, तो 9.6 मतलब 10 मंथ लिखो।
ओके होगी बात। तो दोबारा सुन लें, इसके हमें 2-3 सवाल करेंगे तो क्योंकि यही टेक्निकल तरीका है, इसके अलावा तो बाकी अगला तरीका भी ऐसा ही है। क्या करना है जनाब, जिस टाइम आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या जीरो आ जाए तो रोक देने का, एक लाइन लगानी है उससे पहले पॉजिटिव वैल्यू से ऊपर। तो ये हमारा 2 साल एग्जैक्ट आंसर आ गया। 2 साल प्लस लास्ट जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी और जो हमें मिल गई थी, उन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना तो हमारा आंसर है। 12 से मल्टीप्लाई करोगे एंड पे जाकर तो पॉइंट के बाद वाले फैक्टर को तो मंथ भी आ जाएंगे, वरना ईयर्स में आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारी बार बार प्रैक्टिस होके हमें याद हो जाए। हाँ जी, क्वेश्चन लिखें जरा कि अगर हमें सपोज दैट चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट हुई हमारी 6 लाख, ठीक है, और हमारे रिकवरी पहले साल हुई 1.5 लाख, दूसरे साल हुई 2 लाख, तीसरे साल हुई 3 लाख, चौथे साल हुई 2 लाख। ठीक होगी बात। चले, अब हमने ये देखना है, देखिए ये अनइवन कैश फ्लोस। इवन कैश फ्लो हो तो एक जैसे हो तो फिर तो सिंपल क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो सबसे पहले ईयर्स लिखेंगे, सीक्वेंस याद रखोगे तो वैसे ही काम आसान हो जाएगा। कहां से शुरू करेंगे, 0 से, 0 1 2 3 4, तब तक साल लिखने हैं जब तक के पॉजिटिव ना हो जाए, वो उसके अगले साल हमारे काम के नहीं होते। कैश फ्लो, जो आपने पैसा लगाया वो नेगेटिव में लिखेंगे, जो पैसे आपको रिकवर हुए वो पॉजिटिव में लिख दें। 150, 200, 300, फिर 200। फिर क्या लिखेंगे, कम्युलेटिव कैश फ्लो। कम्युलेटिव कैश फ्लो का तरीका कर क्या सीखा है हमने, पहली वैल्यू एज इट इज, अब 6 लाख में 1.5 लाख ऐड करें, मैंने -600 लिखे अपने कैलकुलेटर पे और प्लस 150 लिखे, तो ये आ जाएगा 450,000 नेगेटिव। फिर इसमें प्लस कर दे 200, हमारे पास आ जाएगा 250 नेगेटिव। फिर इसमें प्लस कर दें 300, हमारे पास आ गया 50,000 पॉजिटिव। जैसे ही वैल्यू पॉजिटिव आए, जैसे ही वैल्यू पॉजिटिव आए, उसके ऊपर, नीचे नहीं, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ, ठीक है। तो जो उसका ये हमारा आंसर, जो ये अमाउंट आ रही है, ये 2 साल पे बैक पीरियड, पे बैक 2 साल तो आ गया मेरे भाई पूरे पूरे, प्लस लास्ट वैल्यू कितनी चाहिए थी, 250,000, और आपको मिली कितनी, 300,000 आंसर। तो समझ गए हो, ध्यान रखना है, बस वैल्यू याद रखनी है, लास्ट नेगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय नेक्स्ट इनफ्लो, और अगर मंथ में चाहिए तो 12 से मल्टीप्लाई कर दे, मंथ में नहीं चाहिए तो सिंपल आंसर आ जाएगा 2 साल। 250 को 300 पे डिवाइड करो जरा कितना आ रहा है, 250 डिवाइडेड बाय 300, 0.83333, तो 2.83 ईयर्स। और अगर मंथ में चाहिए तो 2 साल, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से तो 10 महीने। ठीक होगी बात। अच्छा, अगला सवाल मैं लिखता हूं, आपने ऐसे करना है, वीडियो पॉज करके पहले उसको हल करना है, फिर उसका आंसर मैच करना है ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 7 लाख, और
और रिकवरी या इनफ्लो हैं आपके ईयर 1 में 150,000, ईयर 2 में भी 150,000, ईयर 3 में 200,000, ईयर 4 में भी 200,000 कर लेते हैं, ईयर 5 में 100,000। थोड़ा सा ऐसा सवाल बताया ना ताकि एक जो आपको परेशानी है वो हल हो जाए। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, नेक्स्ट वो वीडियो पॉज करके आपने करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ईयर्स लिखेंगे। चलो ईयर्स लिखने का तरीका तो पता चल गया है ना, 0 1 2 3 4 5। कब तक साल लिखेंगे? जब तक के पॉजिटिव ना हो जाए। फिर कैश फ्लो, पहला कैश फ्लो 7 लाख आउटफ्लो है, फिर उसके बाद 150,000, फिर 150,000, फिर 200,000, सॉरी ये इनफ्लो है, फिर 200,000, फिर 100। तो ये सवाल शायद किसी के दिमाग में आ रहा होगा इसलिए मैंने करवाया। हाँ जी, कम्युलेटिव कैश फ्लो सबसे पहले 7 लाख एज इट इज नेगेटिव में, तो -7 लाख प्लस 1.5 लाख कितना आ जाएगा? 550,000 नेगेटिव। फिर 1.5 लाख माइनस कर दें, मतलब -550,000 प्लस 150,000 400,000 नेगेटिव। फिर 400,000 प्लस 200,000 200,000 नेगेटिव। फिर -200,000 प्लस 200,000 जीरो। ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव आए या जीरो आए, काम क्या करना है? काम वही, तरीका एक ही रखें ताकि आपका ना क्वेश्चन गलत हो ही ना। ठीक है, तो अब देखें क्या करेंगे। अब ये वैसे तो सीधा सीधा हमें पता है 4 सालों के अंदर हमारे 7 लाख पूरे हुए, लेकिन अगर उसी पुराने तरीके पे रहें तो जैसे ही पॉजिटिव या वैल्यू जीरो आए तो आपने क्या करना है, पे बैक पीरियड को हल करने का क्या तरीका होगा? पे बैक पीरियड क्या करेंगे? 3 साल कम, डन, प्लस उसके सामने जो लास्ट नेगेटिव वैल्यू डिवाइड बाय, उसको नेगेटिव में नहीं लिखना, वैल्यू नेगेटिव वैल्यू लिख लेनी है लेकिन नेगेटिव में नहीं लिखना, ये याद रखना है। डिवाइडेड बाय नेक्स्ट वैल्यू, और नेक्स्ट वैल्यू यहां पर गलती आप कर जाते हैं अक्सर स्टूडेंट, ये नीचे वाली वैल्यू लिख देते हैं, ये गलत है। वैल्यू नेक्स्ट इनफ्लो लिखना होता है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 4 साल। ठीक होगी बात? चलो जी, अब एक आखिरी सवाल करते हैं, फिर उसके बाद एक और सवाल पे जाते हैं और नए लास्ट मेथड पे जाते हैं, तो ये पे बैक पीरियड आपका खत्म हो जाएगा। हाँ जी जनाब, तो आए जरा, क्या करना सबसे पहले कि सपोज दैट आपके पास जो एक मशीन है उसकी कॉस्ट है, मशीन की कॉस्ट वो है जनाब 8 लाख का, और कैश फ्लो जो जनरेट हो रहा है उससे, कैश फ्लो जनरेट ईयर 1 में जनरेट हुआ 2 लाख, ईयर 2 में जनरेट हुआ 3 लाख, ईयर 3 में जनरेट हुआ 4 लाख, ईयर 4 में जनरेट हुआ 350,000। कहते हैं हाँ जी बना, आप बताओ कि पे बैक पीरियड मतलब 8 लाख कितने टाइम के अंदर रिकवर होगा? तो तरीकाकार तो वही है हमारा, क्या करेंगे बताएं। सबसे पहले अपना टाइम लिखेंगे, ईयर्स 0 1 2 3 4। हाँ जी, 8 लाख का पैसा लगा आपका कैश फ्लो। पहले साल कितने रिकवर हुए? 2 लाख, फिर 3 लाख,
फिर 4 लाख और फिर 350। आगे भी जाएगा क्योंकि हमने तो सिर्फ अपना 8 लाख पूरा करना है ना अभी। कम्युलेटिव कैश फ्लो, हाँ जी, पहली वैल्यू एज इट इज। माइनस 8 लाख के अंदर प्लस करेंगे 2 लाख, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 लाख माइनस। माइनस 6 लाख में प्लस 3 लाख करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 लाख नेगेटिव। अब 3 लाख में प्लस करेंगे 4 लाख तो हमारे पास आ जाएगा 100,000 पॉजिटिव। हाँ जी, लगाओ लाइन जरा। अच्छा, ये लाइन कहां पर लगेगी भला? जैसे ही वैल्यू पॉजिटिव आई तो हमारा आंसर कितना बनेगा? पे बैक पीरियड 2 इयर्स। बस ध्यान रखना है पेपर में कहीं 3 इयर्स ना लिख देना। 2 इयर्स प्लस लास्ट नेगेटिव वैल्यू थी 300,000, 3 लाख चाहिए था, लेकिन वैल्यू लिखनी पॉजिटिव है लास्ट नेगेटिव वैल्यू को भी, और हमें मिल गया था 4 लाख। ओके, खत्म होगी बात। 2 साल 2.75 आ रहा है, देखो जरा, 3 डिवाइड बाय 4 तो 2.75 ईयर्स, मतलब 2 साल 9 महीने। ओके होगी बात। अब कुछ और बातें। पे बैक पीरियड दो तरह से अभी हमने सीखा। एक सीखा कि अगर हमें एक जैसे कैश फ्लो आ रहे हैं, अगर एक जैसे कैश फ्लो, तो सिंपल इन्वेस्टमेंट को पर ईयर कैश फ्लो पे डिवाइड करते हैं, और अगर अनइवन है तो कम्युलेटिव कैश फ्लो के तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, बेस्ट कौन सा होगा? अगर सपोज दैट आपको 2 मशीनें बता दी गई हैं, मशीन ए और मशीन बी, और बेस्ट मशीन कौन सी है जिसका पे बैक पीरियड ज्यादा होगा या शॉर्टर होगा? देखिए, हमने दोनों मशीनों पे कुछ पैसे लगाए, तो कौन सी मशीन बेस्ट होनी चाहिए जिसकी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है जल्दी रिकवर हो जाए या लेट रिकवर? तो शॉर्टर पे बैक पीरियड इज बेस्ट। शॉर्टर पे बैक पीरियड इज बेस्ट। मतलब अगर वो आपको ऐसा सवाल दे दे कि वो 2 मशीनें दे दे, 2 इन्वेस्टमेंट दे दे, 2 लोगों की इन्वेस्टमेंट दे दे, और आपसे ये पूछे कि बताओ इसमें से पे बैक पीरियड से बेस्ट कौन सी ऑप्शन है, तो जिसका पे बैक पीरियड शॉर्टर होगा वो। गॉट इट? डन जी। अब इसकी एक लास्ट बात करते हैं, लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन इस मेथड की जो नॉर्मल पे बैक पीरियड है, लिमिटेशन ये है कि ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या मतलब है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र ही नहीं है पूरे सवाल के अंदर। मतलब फ्यूचर में जो पैसे हमने सोचे हैं, हो सकता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कोई और हो। तो इसलिए इसके बारे में ये देखें, ये एक डेफिनेशन छोटी सी ये पढ़ लेना। की पॉइंट में क्या कहते हैं कि पे बैक पीरियड कहता है लेंथ ऑफ टाइम टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। शॉर्टर पे बैक पीरियड मोर अट्रैक्टिव। ओके, पे बैक पीरियड इज यूज्ड टू डिटरमिन वेदर टू गो थ्रू विद एन इन्वेस्टमेंट। कहता है ये आपको ये भी बताता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं। क्या मतलब है इसका, इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं? तो अगर ज्यादा टाइम लग जाता है तो फिर वो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, और जिस इन्वेस्टमेंट में कम टाइम लग रहा होगा पे बैक में, वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए फ्रूटफुल होगी। ओके होगी बात। उसके बाद लिमिटेशन क्या है कि वो कहते हैं इट डज नॉट अकाउंट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैश फ्लो आफ्टर पे बैक पीरियड, या प्रॉफिटेबिलिटी बियॉन्ड द रिकवरी पीरियड। प्रॉफिटेबिलिटी बियॉन्ड द रिकवरी पीरियड। ओके होगी बात, समझ गया हो? चलें जी, लास्ट केस, 2 केस हो गया अभी। लास्ट केस क्या है? लास्ट केस है यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंपनी यानी कवर करने वाला और रियल प्रॉफिटेबिलिटी को देखने वाला। कहता है बियॉन्ड द रिकवरी पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी बियॉन्ड द रिकवरी पीरियड। पता नहीं प्रॉफिट कब आएगा, रिकवरी पीरियड के बाद आएगा कहीं। ठीक है, अब आ जाए जरा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। इस चीज को कवर करने के लिए
अब लास्ट मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं पे बैक पीरियड का लास्ट, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। हाँ जी, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मतलब है यहां पर डिस्काउंट रेट का जिक्र होगा। डिस्काउंट रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक ही बात है, ये सब एक ही बात होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रेट, डिस्काउंट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक ही बात है। इसका तरीकाकार सेम है, बस जो कैश फ्लो लेने हैं ना वो डिस्काउंटेड लेने हैं। जो कैश फ्लो लेने हैं वो डिस्काउंटेड लेने हैं। ठीक होगी बात? चलिए जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास सपोज दैट कैश फ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है सपोज दैट 3 लाख, और कैश इनफ्लो है ईयर 1 में 1 लाख, ईयर 2 में 1,20,000, ईयर 3 में 1.5 लाख, ईयर 4 में 2.5 लाख सपोज। और डिस्काउंट रेट है 10%। डिस्काउंट रेट क्या है जी? 10%। ओके की बात? अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे? सबसे पहला तो लिखने का वही तरीका पुराना, ईयर लिखेंगे 0 1 2 3 4। कैश फ्लो लिखेंगे, पहले कितना है जी? 3 लाख आउटफ्लो, 1 लाख इनफ्लो, 120,000 इनफ्लो, 150,000 इनफ्लो और 250,000 इनफ्लो। ओके की बात? उसके बाद आपने लिखना है डिस्काउंट फैक्टर। क्या लिखना है? डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला क्या होता है पता है ना? 1/1 प्लस आई की पावर n। 1/1 प्लस आई की पावर n, डिस्काउंट फैक्टर। अब आई कितना है हमारे पास? 10%। तो सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 0। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई मतलब 1 प्लस 10%। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 0, आंसर आ जाएगा 1। ओके, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 1, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 2, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 3, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 4। इसका एक और डायरेक्ट तरीका भी होता है, टेबल में भी होता है। तो अब अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका भी बता देता, अभी भी बता देता हूँ, लेकिन अभी एक वैल्यू फाइंड करें। हाँ जी, 1 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 0 आ जाएगा 0.909। फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 2, ये आ जाएगा 0.826। फिर डिवाइड कर दें 1 डिवाइड बाय 1.10 की पावर 3, 0.751, 0.683। मैं थोड़ा सा वाजे करके लिख दूं। पहला क्या आ गया? 1, दूसरा आ गया 0.909, तीसरा आ गया 0.826, 0.751, 0.683।
ये हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर आ गया। फिर आप फाइंड करोगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो, या इसको प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे फाइंड करेंगे? 3 लाख को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 लाख को 0.909 से मल्टीप्लाई कर दें, 1,20,000 को 0.826 से मल्टीप्लाई कर दें, 1.5 लाख को 0.751, मतलब हर एक के डिस्काउंट फैक्टर को अपने कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर दे, वो आपके पास आ जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो पहला तो 3 लाख एज इट इज आ गया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909, 90,900, फिर 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.826, 99,126, 120, फिर 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.751, 1,12,650, फिर 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.683, 170,750। दोबारा सुने, ये तो सिंपल है, ईयर्स और कैश फ्लो लिखने का तरीका सिंपल है। आपने आपको डिस्काउंट फैक्टर गिवन होगा, आपने उसके डिस्काउंट फैक्टर्स फाइंड करने हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n से। तो पहला 1 डिवाइड बाय 1.10 की पावर 0, ये हमेशा 1 होगा, 0 वाला हमेशा 1 होगा। फिर पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, जितने साल की 1। फिर उसके बाद अगला स्टेप है कि आपने कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डिस्काउंटेड कैश फ्लो फाइंड कर लेना है। ओके, लास्ट हमारा स्टेप जाने लगा है। अब आगे फिर वही बात, आपने फाइंड करना है कम्युलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो। जैसे पहले कम्युलेटिव कैश फ्लो नहीं फाइंड करते थे, बिल्कुल सेम, आगे कुछ चेंज नहीं। पहले क्या करेंगे, 3 लाख एज इट इज, ठीक है। तो -300,000 में, -300,000 में प्लस कर दो 90,900, तुम्हारे पास आ जाएगा 209,100। आपके कैलकुलेटर पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा ना, फिर आपने वहां रुक जाना, प्लस 99,120, तुम्हारे पास आ जाएगा 109,980 प्लस 112,650, तो हमारे पास आ गया 2,670 पॉजिटिव। खत्म होगी कहानी। सेम क्या करेंगे, जैसे ही पॉजिटिव आ गया यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करना जरूरी नहीं, ये तो आपको सिखाने के लिए। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 साल। तरीकाकार आगे फर्दर वही है, 2 साल प्लस लास्ट नेगेटिव, डिस्काउंटेड वैल्यू लेनी है दोनों की, ये वैल्यू, लास्ट नेगेटिव और नेक्स्ट पॉजिटिव, लास्ट नेगेटिव और कैश फ्लो की पॉजिटिव। तो 2 + 109,980 डिवाइडेड बाय 112,650, ये हमारा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आ गया। ये हमारा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आ गया। तो मेरे भाई 2 + 1,099,80 ओवर 1,099,80 ओवर 112,650, तो 2.976 ईयर्स, 2.976 ईयर्स। हाँ जी, समझ गए हो, पता चल गया।
दोबारा एक दफा फिर एक सवाल और करते हैं और फिर हमारा पे बैक पीरियड बाय बाय टाटा। क्या पहले, सबसे पहले ईयर्स, फिर सिंपल कैश फ्लो, फिर डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना कैश फ्लो से, तो अब हमारे पास मेन ये दो चीजें बन गई सिंपल। उसी तरह डिस्काउंटेड कैश फ्लो फाइंड करने के बाद उसका क्यूमुलेटिव फाइंड करेंगे, आगे फर्दर वही प्रोसीजर। एक सवाल करवाता हूं और आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के अंदर इसके 6 सवाल हैं वो कर लेना, और फाइनल असाइनमेंट के अंदर मैंने इसकी क्वेश्चन हर तरह से ऐड कर दिए हैं। आखिरी यानी जो फाइनल प्रैक्टिस है वहां से प्रैक्टिस कर लेना, तो ये आपका बेस्ट हो जाएगा। इससे अगर सवाल आ गया तो जाएगा नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, तो आए मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, डिस्काउंटेड कैश फ्लो का। हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 12 लाख, और इनफ्लो है हमारे पास ईयर 1 में 5 लाख, ईयर 2 में 4 लाख, ईयर 3 में 6 लाख, और ईयर 4 में 5 लाख। और डिस्काउंट रेट है 8%। ठीक है, हाँ जी। आए जरा सवाल हल करते हैं। पहले ईयर्स लिखेंगे, सीक्वेंस बताते जाए। अब आप ईयर्स 0 1 2 3 4, फिर लिखेंगे कैश फ्लो 12 लाख नेगेटिव में, फिर 5 लाख, फिर 4 लाख, फिर 6 लाख, सॉरी ये ना नेगेटिव में नहीं है, 6 लाख, और फिर 5 लाख। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? 1/1 प्लस 0.08 की पावर n। क्या करेंगे पहले? 1 डिवाइडेड बाय 1.08 की पावर 0, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.08 की पावर 1, 1 डिवाइडेड बाय 1.08 की पावर 2, 1 डिवाइडेड बाय 1.08 की पावर 3, 1 डिवाइडेड बाय 1.08 की पावर 4। जी पहले तो ये ओके करें, डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा आप लोगों का सबका। हाँ जी, तो सबसे पहले तो 1 आएगा, तो 1 को 1.08 पे डिवाइड किया तो 0.926। 3 डिजिट लिखते होते हैं कम से कम राउंड ऑफ करके, डिवाइडेड बाय 1.08, मतलब 1 को पहले 1.08 पे डिवाइड किया, जो आंसर आ गया इसको भी अगर आप 1.08 पे डिवाइड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 0.857। मतलब जो आंसर आपका कैलकुलेटर पे आ रहा है ना, इसको अगर आप डिवाइड कर देना 1.08 पे, आपका आंसर फिर भी आ जाएगा नेक्स्ट 0.794। 0.794 डिवाइडेड बाय 1.08, तो 0.735, 0.735। ओके होगी बात? चलें जी नेक्स्ट। उसके बाद क्या करते हैं? डिस्काउंटेड कैश फ्लो फाइंड करते हैं। तरीकाकार क्या? कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। 12 लाख एज इट इज, 5 लाख को मल्टीप्लाई करो 0.926 से, तो 463 था। फिर 4 लाख को मल्टीप्लाई करो
0.857 से, तो 342,800, 342,800, फिर 6 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 0.794 से, 0.794 से, तो आपके पास आ जाएगा 476,400, and last one is 500,000 multiplied by 0.735, तो 367,500। अच्छा, कभी कभी वो आपको चक्कर देने के लिए ना डायरेक्ट डिस्काउंटेड कैश फ्लो फाइंड करके दे दे, तो फिर फंस ना जाना, या कम्युलेटिव दे दे, तो बस ध्यान से, ये फुल फ्लैश सवाल हम करते हैं, अगर वो कुछ आधा सवाल हल करके दे दे और आधा हमसे करवाए, तो वो फिर ध्यान से देख लेना, मतलब वो खुद ही कह देगा जी ये भाई साहब ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, तो फिर आगे तो सिंपल हमारा काम क्या रह जाएगा, हम देखें फाइंड करेंगे कम्युलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो। पहली वैल्यू एज इट इज कैलकुलेटर में आप लिख दोगे -12 लाख, फिर -12 लाख के अंदर -1200,000 प्लस कर दोगे 463,000, तो आपके पास आ जाएगा 737,000 नेगेटिव, फिर आप इसके अंदर प्लस कर दोगे 342,800, आपके पास आ जाएगा 394,200 नेगेटिव, फिर आप प्लस कर दोगे इसके अंदर 476,400, 476,400, तो ये आपके पास आ जाएगा 82200। खत्म होगी कहानी मेरे भाई। क्या करेंगे, ये लाइन लग गई आपकी, बस लाइन सीधी लगाना, आंसर क्या आ जाएगा 2 साल प्लस लास्ट नेगेटिव वैल्यू 394,200 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ये वैल्यू, ख्याल रखना है उसके नीचे वाली वैल्यू ना लिख देना कहीं, 476,400 आंसर आ। हाँ जी, ये हो गया पक्का, और ये सवाल लाजमी करना अपने हाथ से, जो आई कैप के 6 क्वेश्चन हैं, ताकि वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो 394,200 डिवाइडेड बाय 476,400, तो हमारा आंसर आ गया 2.83 ईयर्स। गॉट इट। चलें जी, ये थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेना, फिर ये अगर दिल करे तो ये छोटे छोटे सवाल गिवन है आई कैप की किताब के अंदर, ये सारे आप अपने तरीके से करना, ये जिस तरह से उसने ये ऐसे टेबल बनाए हुए फायदा नहीं है, आप अपने तरीके से कर लेना, ठीक है। ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का ये देख लेना कि रेगुलर पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड में फर्क क्या है, और फिर इसके ये सवाल पहले 6 सवाल गिवन है इसके, वो देख लेना एक नजर, ये पहले सवाल से लेकर 6 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब आप लोगों को फाइनल असाइनमेंट में भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे, तो फाइनल असाइनमेंट के लेक्चर में आपको थोड़ी देर तक मिल जाएगा, ठीक होगी मेरी बात। ओके जी, अल्लाह हाफिज।